नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आयोग की एईजेई और पटवारी लीक कांड में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, अफसर समेत 18 पर गैंगस्टर। उत्तराखंड में ग्रुप डी भर्ती भी जांच के दायरे में। युवक महिला मंगल दल भी स्वरोजगार से जुड़ेंगे। अग्निवीर भर्ती में आईटीआई पास युवाओं को मिलेगी वरीयता। कार्बेट का प्रबंधन जानने पहुंचे 21 देशों के विशेषज्ञ। पहाड़ से मैदान तक अवैध निर्माण पर सख्ती। एचएमटी पहले रोजगार गया, अब परिवार के लिए छत का संकट। नैनीताल में बारिश ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ी। केदारनाथ धाम में संचार और विद्युत आपूर्ति सुचारू। उत्तराखंड समेत देश भर में कैंट बोर्ड के चुनाव स्थगित। एनएच घोटाले के आरोपी अफसरों पर निर्णय सुरक्षित। सामान्य नागरिक संहिता पर रिपोर्ट मई के शुरुआत तक। धाबीन कैबिनेट की बैठक 30 मार्च को। गढ़वाल में ओलों से फसलों को नुकसान। पहाड़ी जिलों में प्राइवेट डॉक्टर भी सेवा देने को तैयार नहीं। आयोग के पीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल समेत 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। लेखपाल पटवारी प्रकरण में 12 और एईजेई में 6 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया। एसओ नरेश राठौर की तरफ से यह कार्रवाई की गई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी संजीव कुमार ने अपने गैंग के साथ मिलकर एईजेई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया था। 1-2 छोड़कर सभी आरोपी सिद्धेवाला देहरादून स्थित जेल में बंद हैं। लोक सेवा आयोग के निलंबित अनुमान अधिकारी संजीव कुमार पुत्र बैद्यनाथ निवासी शिवपुरी सहरसा बिहार हाल निवासी लोक सेवा आयोग कैंपस। भाजपा नेता नितिन चौहान पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गांव अन्य की सिटकुल। सुनील सैनी पुत्र ज्ञान सिंह निवासी पूर्वावली लक्ष्य। विवेक कुमार उर्फ बिक्की पुत्र जय सिंह निवासी चुड़ियाला भगवानपुर। बीसू बेनीवाल पुत्र कृष्णपाल निवासी मंडावली बेंगलुरु उर्फ अवनीश उर्फ अश्विनी कुमार जितेंद्र निवासी नारसन खुर्द बेंगलुरु के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा सोनू उर्फ खड़कू पुत्र इलमचंद निवासी ग्राम पाटली खुशाल थाना जनकपुरी सहारनपुर। दीपक पुत्र निवासी ग्राम प्रहलाद थाना खानपुर के आदियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रूट की यूबीटीआर द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती की जांच भी हो सकती है। इस भर्ती से चयनित 2 लोगों के नाम लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती में भी शामिल हैं, जिस कारण हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को जांच के लिए शासन को भेज दिया है। यूबीटीआर ने 2018 में कोर्ट में ग्रुप डी के 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की थी। कई विवादों के कारण इसकी लिखित परीक्षा फरवरी 2020 में आयोजित हुई, जबकि चयनितों को 2021 में नियुक्ति प्रदान की गई। इस बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार की पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच के दौरान नकल करने में चिन्हित किए गए 2 ऐसे लोग भी मिले हैं जिनका चयन पूर्व में ग्रुप डी में भर्ती में हो चुका है। लोक सेवा आयोग इन दोनों को पहले ही अन्य आरोपियों के साथ आगामी परीक्षाओं के लिए डिबार कर चुका है। इस कारण ग्रुप डी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इनका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले की जांच भी भर्ती प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। शासन जल्द ही इसके औपचारिक आदेश जारी कर सकता है। धामी सरकार महिला और युवक मंगल दलों को स्वरोजगार से जोड़ने जा रही है। इसके लिए इन दलों को सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की कसरत चल रही है। प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूह की तरह ही मंगल दलों को भी स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्तमान में हर साल महिलाओं युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिवर्ष 14,268 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे गांव स्तर पर छिटपुट काम शुरू कर सके। सरकार का मानना है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उक्त राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति बनाई जा चुकी है। स्वरोजगार के लिए मंगल दलों को विभाग भी प्रोत्साहन राशि देगा। साथ ही जिला योजना के अंतर्गत इन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 व राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाले दल को यूथ अवार्ड के साथ 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अब इन्हें स्थानीय स्तर पर उपज को बढ़ावा देने अथवा बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें सरकार विभिन्न तरह की सब्सिडी भी दे रही है। देहरादून रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत देश की सभी 62 छावनी परिषदों में चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव के लिए 17 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। आदेश के बाद उत्तराखंड की सभी 9 छावनी में चल रही चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदार प्रचार में जुट गए थे। मतदाता सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश मित्तल ने चुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया। छावनी परिषद गढ़ी कैंट के सीईओ अभिनव सिंह ने चुनाव स्थगित करने की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अपनी जमीन पर बिना मानचित्र पास कराए निर्माण करने वालों को छावनी
चुनाव में वोटर नहीं बनाया जा सकता। इसका कई राज्यों में विरोध हो रहा था। कई छावनी क्षेत्रों के सिविल इलाकों को नगर निकाय में शामिल करने की तैयारी चल रही है। छावनी की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते वहां सिविल निवासी भी बोर्डों के अधीन नहीं रहना चाहते। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद इन मुद्दों को लेकर विरोध चल रहा था। नैनीताल हाईकोर्ट ने NH-74 घोटाले के 10 आरोपी अफसरों के मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की पीठ में हुई। मामले के अनुसार DP सिंह, अर्पण कुमार, संजय चौहान, विकास कुमार, भोलेलाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन परलिया, बरिंदर सिंह, बलवंत सिंह, रमेश कुमार और ओम प्रकाश ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत का 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी से कहा गया है कि इनके खिलाफ अलग मुकदमे दर्ज किए जाएं। इनके बाद ईडी ने आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। याचिकाकर्ता में कहा गया कि आदेश गलत है, पहले ही मुकदमों को वापस नहीं लिया जा सकता। घोटाले में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग शिकायत दर्ज है। PCS अधिकारी DP सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें दर्ज हैं। अगर वह एक केस में उपस्थित नहीं होने का प्रार्थना पत्र देते हैं तो उन्हें अन्य 6 केसों में भी प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए। चक्राता रविवार से लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को चक्राता क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे बागानों को भारी नुकसान पहुंचा। आड़ू, पुलम, खुमानी, आलू बुखारा, सेब, नाशपाती पर इन दिनों फ्लावरिंग होती है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण फ्लावरिंग को भारी नुकसान हो रहा है। कर्णप्रयाग शुक्रवार उपरांत को कर्णप्रयाग व आसपास के कस्बों में तेज हवाओं के साथ यहां हल्की बारिश हुई, जिससे इन दिनों बढ़ रहे तापमान के बाद हल्की ठंड और लौट है। दोपहर में हल्के कपड़ों में उतरे लोगों को शाम को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ी। वहीं दोपहर के बाद तेज हवाओं ने यहां परेशानी खड़ी कर दी। गैरसैंण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी दी। बजट सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद शुक्रवार सुबह 9:45 बजे मुख्यमंत्री धामी सुबह अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने CM घोषणा के अंतर्गत निर्माणाधीन 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण कार्य का मुआयना किया और विभागीय अफसरों में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। CM धामी ने कहा कि राज्य सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मरीजों को इलाज के लिए दून और हल्द्वानी की तरफ न आना पड़े, इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक भी तैनात किए जा रहे। इस बार बजट में आयुष्मान योजना में 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इजाफा किया गया है। सरकार की योजना का लाभ सभी कार्ड धारकों को मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दून लौटने से पहले चौक पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल, थराली के भोपाल राम टमटा, विकासनगर के मुन्ना सिंह चौहान, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, SP परमेंद्र भोपाल, CMO डॉक्टर राजीव शर्मा, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अफसर मौजूद रहे। पहाड़ के अस्पतालों में जहाँ डॉक्टर जाने से कतराते हुए निजी डॉक्टर भी यहां पर सेवाएं देने को तैयार नहीं है। ESIC से जुड़े कर्मचारियों को डॉक्टरी परामर्श से जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराने को निजी डॉक्टर आगे नहीं आ रहे हैं। ESIC प्रबंधन इसके लिए कई बार प्रयास कर चुका है। फिर से 7 जिलों में 29 जगहों पर अनुबंध के लिए प्रस्ताव मांगे गए। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के उत्तराखंड के 7 पहाड़ी जिलों में लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। MIMP योजना के तहत एलोपैथिक चिकित्सक, केमिस्ट, डायग्नोस्टिक सेंटर को अनुबंधित करने के लिए प्रस्ताव तीसरी बार मांगे गए हैं। 31 मार्च से निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उप निर्देशक राजेश जोशी ने बताया कि पहाड़ी जिलों में लाभार्थियों उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लगातार प्रयास कर रही है। पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों की कमी रहती है, इसलिए आवेदन कम मिल पा रहे हैं। हल्द्वानी ITI पास करने के बाद फिटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक जैसी प्राइवेट जॉब ढूंढने को मजबूर युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 10वीं और 12वीं का उत्तराखंड के ITI से 1 साल 2 साल का कोर्स पूरा करने वाले युवा अग्निवीर बन सकेंगे। भर्ती के दौरान उन्हें न्यूनतम 20 से लेकर अधिकतम 50 अंक तक का वेटेज भी मिलेगा। कौशल विकास और सेवाजन निर्देशालय ने सेना के तकनीकी वर्ग में अग्निवीर बनने के लिए बोनस अंकों का निर्धारण कर दिया है। सेना की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हुई थी। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और लैंसडाउन ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। युवा इन दिनों भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं। उधर अग्निवीर भर्ती के लिए अब IIT पास युवाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है। इन युवाओं को सेना में तकनीकी पदों पर मौका दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत सेना में तकनीकी पदों में भर्ती के लिए साइंस PCM के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण होना या फिर 10वीं के बाद ITI या 2-3 साल का कोई टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स किया जाना जरूरी होता है। इन पदों में उत्तराखंड में ITI के पास युवाओं के लिए बोनस अंकों का निर्धारण कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने ITI पास युवाओं को सेना भर्ती में बोनस अंक प्रदान करने के लिए सेना के वरिष्ठ अधिकारी से पत्राचार भी किया था। हल्द्वानी स्थित प्रशिक्षण निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के करीब 97 ITI में हर साल कम से कम 8,000 युवा दाखिला लेते हैं। जिम कार्बेट वन्य जीव जंगल के प्रबंधन को
जानने के लिए शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की टीम पार्क पहुंची। टीम ने 21 देशों के 70 विशेषज्ञ शामिल है। विशेषज्ञों ने कॉर्बेट के ढेला झीरना जोन में लगाई गई बी हाइव फेंसिंग, वाटर हॉल व अन्य जीवों के पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की। वन मंत्री सुबोध उनियाल, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा व निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कॉर्बेट के प्रबंधन के बारे में टीम को जानकारी दी। IUCN के सदस्यों ने शुक्रवार को ढेला और झिन्ना रेंज का भ्रमण किया। टीम ने सीमा पर मानव वन्यजीव संघर्ष के रोकने के लिए लगाई गई बी हाईफाई फेंसिंग को देखा और वनाधिकारियों से संबंधित जानकारी ली। टीम को निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाथियों की संख्या अधिक होने से मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा रहता है। इसके लिए पार्क की सीमाओं पर बी हाई फेंसिंग लगाई गई है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके। टीम ने पारिस्थितिकी विकास समिति EDC, महिलाओं को बनाए गए एप्पन स्टोन या स्वयं नींव, अगरबत्ती, धूप आदि की प्रदर्शनी में विशेष रुचि दिखाई। पार्क प्रशासन की ओर से गठित वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फॉर्म के कर्मियों से 21 देशों के विशेषज्ञों ने चर्चा की। वहीं झिन्ना रेंज के लालढांग ग्रासलैंड में निर्मित वाटर हॉल के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि 140 वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिनमें से 10,000 लीटर से लेकर 2 लाख लीटर पानी संग्रहण की क्षमता है। इस मौके पर पूर्व वन संरक्षक वन्यजीव धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक PK पात्रो, दिगंध नायक, DFO कुंदन कुमार, प्रकाश आर्य, नवीन पंत, रेंजर संदीप गिरी आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी, एक दौर में देश दुनिया में पहचान रखने वाले HMT घड़ी बनाने वाले कारीगरों की हालत आज खस्ता हाल हो गई। अब अपने परिवार के लिए छत का इंतजाम के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। सालों से बंद पड़े HMT परिसर में रह रहे 26 परिवारों को बिना इंतजाम के घर खाली करने के नोटिस थमा दिए गए। तय समय पर नोटिस का जवाब देने गए कामगारों ने जवाब नहीं लेने का आरोप भी लगाया। रानीबाग स्थित HMT घड़ी बनाने में एक दौर में हजारों लोग काम करते थे। समय से साथ बाजार में घड़ी की मांग कम हो गई, जिसे फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई। समय समय यहाँ काम करने वाले कर्मियों को VRS दिया गया। 22 मार्च 2019 को कंपनी प्रबंधन ने फैक्ट्री बंद कर घोषणा कर दी, लेकिन 146 कर्मियों का मामला लटक गया। कामगारों की मांग के बाद उन्हें VRS नहीं दिया गया। 6 मार्च को प्रबंधन ने कामगारों को आवास खाली करने के लिए कहा गया। 17 मार्च से जवाब देने के आदेश जारी किए गए। कामगार को कहना है कि शुक्रवार को जवाब देने कार्यालय गए, लेकिन जवाब लेने से इनकार कर दिया गया। इसके खिलाफ परिसर में प्रदर्शन पर विरोध जताया गया। प्रबंधन VRS देकर हक का पैसा नहीं दे रहा, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आप परिवार को सड़क पर कैसे ले जाएं?